ये हिमांशु रॉय थे कौन? राय एक अमीर बंगाली घराने में पैदा हुए, एक ऐसे खानदान में जो उस वक्त एक निजी थिएटर का मालिक था। ये कहानी दरअसल लंदन से शुरू होती है, क्योंकि कोलकाता से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद हिमांशु रॉय बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां थिएटर का शौक पैदा हो गया। उन्होंने ड्रामों में अदाकारी शुरू की और लंदन के मशहूर वेस्ट एंड में भी काम किया। और फिर यहाँ उनकी मुलाकात इंडियन ड्रामा निगार नरिंजन पॉल से हुई। नरिंजन असल में मशहूर आजादी पसंद जंगजू बिपिन चंद्र पॉल के बेटे थे और लंदन में थिएटर की दुनिया में अच्छी शोहरत हासिल कर रहे थे। ऐसे ही एक दफा नरिंजन पॉल ने हिमांशु रॉय को अपने ड्रामे द गॉड्स का हीरो बनाया। इसके बाद सन 1922 में हिमांशु ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बैरिस्टर बनने की बजाय एक थिएटर ग्रुप बना लिया, जिसे द इंडियन प्लेयर्स का नाम दिया गया और इसके तहत बरतानिया में मुख्तलिफ मुकामात पर शोज किए गए। हिमांशु रॉय फिल्में बनाना चाहते थे। उस वक्त की यूरोपीय फिल्मों में हिंदुस्तान को कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से एक अजीब दकियानूसी तस्वुर के तौर पर दिखाया जाता था और इस चीज से बेजार होकर हिमांशु रॉय सिनेमा की एक नई जुबान तैयार करना चाहते थे, जो हिंदुस्तानी मुआशरे की हकीकत की अक्कासी करे, जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी हो लेकिन उसमें मॉडर्न सिटी का एलिमेंट भी हो और टेक्निकल लिहाज से वो ऐसी हो कि मार्केट में यूरोपीय फिल्मों का भी मुकाबला कर सके। लिहाजा इसी कश्मकश में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के साथ खामोश फिल्म द लाइट ऑफ एशिया, जिसका हिंदी नाम प्रेम संन्यास था, बनाने का फैसला किया। 1924 में वो पॉल के साथ जर्मनी के शहर म्यूनिख गए, जहां उन्होंने अमेरिका स्टूडियोज को साथ मिलकर फिल्म बनाने के लिए राजी किया। फैसला किया गया कि तकनीकी अमला और आलात अमेरिका स्टूडियो से होंगे, जबकि बजट, एक्टर्स और सीन्स के लिए जगहों का इंतजाम हिमांशु रॉय को करना होगा। सब तय होने के बाद हिमांशु और नरिंजन ने चंद महीनों में बंबई से रकम इकट्ठी की। हिमांशु रॉय ने फिल्म में खुद गौतम बुद्ध का रोल किया और जर्मन फिल्मसाज फ्रांज ऑस्टेन के साथ मिलकर इस फिल्म की डायरेक्शन भी की। 1925 में रिलीज होने वाली द लाइट ऑफ एशिया बैनुल अक़वामी सतह पर रिलीज होने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इस फिल्म ने गौतम बुद्ध की कहानी को पहली बार वेस्टर्न ऑडियंस तक पहुंचाया। इसके बाद रॉय ने जर्मनी के मशहूर यूएफए स्टूडियोज के साथ मिलकर फिल्म शेराज बनाई, जो कि ताज महल पर मबनी एक मोहब्बत की कहानी थी। इसके साथ उन्होंने फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस बनाई और ये फिल्म मारूफ रज़मिया महाभारत के एक वाकया पर मबनी थी। इन तीनों फिल्मों की डायरेक्शन जर्मन डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टेन ने की थी और सब फिल्मों में हीरो हिमांशु रॉय ही थे। इन फिल्मों की ज्यादातर आउटडोर शूटिंग इंडिया में हुई। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि शूटिंग के लिए जगह रॉय की जिम्मेदारी थी, लिहाजा इस सिलसिले में रॉय की दरखास्त पर हिंदुस्तान के बहुत से बादशाहों ने अपने महलात, किले, हाथी, घोड़े उनको सौंप दिए और यहाँ तक कि शूटिंग के लिए लोगों का इंतजाम भी करके दिया। जिस रोल के लिए उन्हें करैक्टर चाहिए होता था, वो असल जिंदगी में वो काम करने वाले को उस करैक्टर के लिए हायर कर लेते थे। पादरियों और भिखारियों के किरदार ऐसे लोगों ने अदा किए जिन्होंने हकीकी जिंदगी में भी यही काम किया। फ्रांज ऑस्टन लिखते हैं कि अगले दिन मुझे फिल्म में एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मर जाए। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऐसे आदमी को लेकर आए जो मुश्किल से सांस ले रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन उस शख्स ने खुद कहा कि वो हर हाल में कल तक मर जाएगा और फिर शूटिंग बिल्कुल असल लगेगी। और वो शख्स इस सीन की शूटिंग के 2 दिन बाद मर गया। शूटिंग के बाद फिल्मों के नेगेटिव को प्रोसेसिंग और एडिटिंग के लिए जर्मनी ले जाया गया। गैर मुल्की नुक्ता नजर से हिंदुस्तानी सकाफत को दिखाने वाली ये फिल्में बरतानिया और जर्मनी में बहुत हिट हुई, लेकिन हिंदुस्तान में ये फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिससे रॉय को बहुत मायूसी हुई। लेकिन तीसरी फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस की तैयारी के दौरान अहम वाकयात रूनुमा हुए, जिन्होंने रॉय की जिंदगी और करियर का रुख बदल ही दिया। इसी दौरान हिमांशु रॉय की मुलाकात फैब्रिक डिजाइनर दीविका रानी से हुई, जो लंदन के एक आर्ट स्टूडियो में काम कर रही थीं। मगरबी तर्ज में पली बढ़ी दीविका रानी मारूफ अदीब रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो 9 साल की उम्र से ही इंग्लैंड में मुकीम थी, इसलिए वो इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ थीं। हिमांशु को बोल्ड, बेबाक और ग्लैमरस दीविका पहली नजर में ही पसंद आ गईं और उन्होंने दीविका को अ थ्रो ऑफ डाइस के सेट पर काम करने के लिए बुलाया। हिमांशु शादीशुदा थे। उन्होंने जर्मन खातून मैरी हेनलन से शादी की थी, जो एक अदाकारा और डांसर थीं। लेकिन इस फिल्म में काम करते हुए हिमांशु और देविका में मुहब्बत हो गई और 1929 में इन्होंने शादी कर ली। उस वक्त देविका हिमांशु से तकरीबन 15 साल छोटी थी और शुरू से ही इंग्लैंड में मुकीम होने की वजह से वो मगरबी तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी।
लेकिन आपको बताते हैं कि इस फिल्म की तैयारी के दौरान हिमांशु की जाती जिंदगी के साथ साथ फिल्म की दुनिया में भी एक बड़ा वाकया पेश आया। दुनिया की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर्स हॉलीवुड में रिलीज कर दी गई। इसके साथ ही बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। इस चीज को भांपते हुए हिमांशु रॉय ने अपनी अगली फिल्म कर्मा को 2 जुबानों हिंदी और अंग्रेजी में बनाने का फैसला किया। रॉय की फिल्मों ने यूरोप में नाम और शोहरत तो हासिल की थी, लेकिन उधर हिंदुस्तान में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी थी। अपनी अगली फिल्म कर्मा के जरिए वो बंबई फिल्म इंडस्ट्री को दिखाना चाहते थे कि हिंदुस्तानी कहानी पर मबनी फिल्म हॉलीवुड के मयार की भी हो सकती है। ग्लैमरस देविका रानी को कर्मा में हेरोइन के तौर पर कास्ट किया गया। हालांकि देविका की पहली फिल्म हिमांशु रॉय की बतौर हीरो आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में दोनों ने पड़ोसी रियासतों के हुक्मरानों का किरदार अदा किया जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक हसीन शहजादी ने जब झुककर अपने महबूब को होंठों से लगाकर मुंह से सांस देकर एक नई जिंदगी देने की कोशिश की तो जैसे सिनेमा की एक नई तारीख रकम हुई। ये किसिंग सीन 1933 की फिल्म कर्मा में असली जिंदगी में भी एक कपल की हैसियत रखने वाले देविका रानी और हिमांशु रॉय पर फिल्माया गया, जिसके डायरेक्टर बरतानवी फिल्म मेकर J.L. फ्रेयरहंट ने दावा किया था कि इस फिल्म में असली शाही महल और ईस्ट की शान शौकत के मनाजिर हैं। यानी इस फिल्म में बरे सगीर से जुड़ी वो तमाम चीजें थीं जो हकीकी जिंदगी में वेस्टर्न लोगों को इसकी जानिब रागिब करती थी, जैसा कि इंडियन शाही रिवायात, शेर का शिकार और सपेरे वगैरह। इस फिल्म की प्रोडक्शन काफी गैर मामूली रही थी। कर्मा की ज्यादातर शूटिंग हिंदुस्तान में हुई, लेकिन इसे मुकम्मल होने में 2 साल से ज्यादा का अरसा लग गया। इसकी वजह फिल्म मेकिंग के दौरान पैदा होने वाला ग्रेट डिप्रेशन था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस अपने उरूज पर थे। इन्हीं हालात से जूझते जूझते आखिरकार मई 1933 में अंग्रेजी फिल्म कर्मा का लंदन में प्रीमियर हुआ। फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन देविका रानी की खूबसूरती और उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बहुत सराहा गया। कर्मा का प्रीमियर लंदन के मार्बल आर्क थिएटर में हुआ, जहां बरतानवी आला तबके से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। ये अफवाहें भी थीं कि बादशाह जॉर्ज द 5th और क्वीन मैरी भी फिल्म के प्रीमियर में शरीक होंगे। उनका कहना है इस फिल्म में इंग्लिश के अलावा देविका रानी के हुस्न और लहजे ने फैंस को बहुत मुतासिर किया। एक अखबार ने लिखा कि उनसे ज्यादा हसीन औरत को तलाश करना मुश्किल होगा, जबकि एक और अखबार में उनकी अदाओं के कसीदे लिखे गए। इस फिल्म ने देविका रानी को इंडिया की वाहिद इंटरनेशनली फेमस स्टार बना दिया, जिनका दीदार मशहूर हॉलीवुड और यूरोपीय सिनेमा ने भी किया। सब कुछ ठीक रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन तभी एक और नया चैलेंज हिमांशु के सामने आ गया। फिल्म की रिलीज के साल ही नाजी पार्टी के इक्तदार में आने के बाद हिमांशु रॉय का जर्मनी में बनाया गया फिल्मी नेटवर्क शदीद मुतासिर हुआ। इस धचके के बाद हिमांशु ने फैसला किया कि बैनुल अक़वामी फिल्म प्रोडक्शन की बजाय अब वो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक फिल्म मार्केट पर तवज्जो मरकूज करेंगे। लिहाजा 1933 के आखिर में हिमांशु रॉय और देविका रानी हिंदुस्तान वापिस आ गए, लेकिन अपनी कंपनी को लेकर रॉय का ख्वाब था कि बंबई में हॉलीवुड जैसा बड़ा स्टूडियो बनाया जाए, जो अपनी खुसूसियात की बिना पर फिल्म इंडस्ट्री का सेंट्रल हब कहलाए जाने के लायक हो। उन दिनों फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि फिल्मों के लिए फंडिंग इकट्ठी करना तब एक नामुमकिन टास्क था। लिहाजा इस सूरत हाल में ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट पर बतौर लोन लिया गया। उस दौर में लोन देने वालों की भी सख्त शराइत थी, क्योंकि तब मार्केट के लोग या यूं कहें कि इन्वेस्टर्स फिल्म के कारोबार को भी नहीं समझते थे। इस लामानी सी सूरत हाल में रॉय का ख्याल था कि फिल्म प्रोडक्शन को एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल शेप दी जानी चाहिए। उन्होंने इस चीज पर भी गौर किया कि फिल्म के फंड्स इकट्ठा करने के लिए ज्यादा सिक्योर और ऑथेंटिक तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि हिमांशु फिल्म इंडस्ट्री को एक प्रोडक्टिव बिजनेस के तौर पर मुआशरे में एक बाइज्जत स्टेटस दिलवाना चाहते थे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हिमांशु ने पहला कदम उठाया और भरपूर जज्बे से स्टूडियो के लिए जमीन की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी तलाश बंबई के नवाह मलाड में खत्म हुई। बंबई के बड़े ताजिर राज नारायण दुबे ने इस जगह पर इन्वेस्टमेंट की। इसी जगह साउंड प्रूफ शूटिंग फ्लोर, एडिटिंग रूम्स और प्रीव्यू थिएटर वाला एक जदीद स्टूडियो बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम था दी बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड। स्टूडियो के इन्वेस्टर नरिंजन पॉल भी बानी टीम का एक अहम हिस्सा थे। मुल्क के जदीद तरीन फिल्मी स्टूडियो की तामीर के ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए बॉम्बे टॉकीज ने जर्मनी से जदीद आलात खरीदे
और जर्मन और बरतानवी प्रोफेशनल स्टाफ को स्टूडियो में भर्ती किया, जिनमें सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वेर्शिंग, आर्ट डायरेक्टर कार्ल वॉन सिप्रिटी और डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टिन भी शामिल थे। हॉलीवुड की तर्ज पर हिमांशु और देविका प्रोडक्शन के कामों पर तवज्जो देते थे, जबकि फाइनेंस और बिजनेस की देखभाल के लिए एक अलग टीम थी जिसकी जिम्मेदारी राज नारायण दुबे पर थी। इसके अलावा कास्ट के हवाले से यह तय हुआ था कि देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में हीरोइन होंगी। उस दौर में मार्केट के हिसाब को देखते हुए बॉम्बे टॉकीज ने हर साल तकरीबन 3 फिल्में बनाने का मंसूबा बनाया था और फिर इस पर अमल करते हुए तकरीबन 400 अफराद के अमले और बेहतरीन तकनीकी आलात के साथ वो साल बा साल हिट फिल्में बनाते रहे। दीगर मुकामी हिंदुस्तानी स्टूडियोज के मुकाबले में उनकी फिल्में टेक्निकली बहुत बेहतर थीं और उनमें एक खास चमक थी जो हॉलीवुड के MGM स्टूडियोज की फिल्मों की याद ताजा करती थी। बॉम्बे टॉकीज ने देविका रानी को हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ग्रीटा गार्बो की तरह स्क्रीन पर पेश किया था, लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं रहते। आपको बताते चलें कि 1939 में बॉम्बे टॉकीज को अचानक एक झटका लगा, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर के आगाज के बाद बरतानवी हुकूमत ने जर्मन टेक्निकी एक्सपर्ट्स के साथ साथ जोसेफ वेर्शिंग और फ्रेड ऑस्टन को भी तलब कर लिया, जिन्होंने स्टूडियो के लिए 16 फिल्मों की डायरेक्शन की थी। अंग्रेजों ने बहुत से जर्मन अमले को गिरफ्तार करके कैंप में कैद कर दिया, जिनकी कमी की वजह से स्टूडियो का टेक्निकल स्टैंडर्ड बुरी तरह नीचे आ गिरा। इस सूरत हाल का हिमांशु पर भी बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि नई टीम बनाने और मुसलसल फिल्में बनाने के दबाव की वजह से हिमांशु रॉय का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी ताब ना लाते हुए हिमांशु रॉय 16 मई 1940 को सिर्फ 48 साल की उम्र में वफात पा गए। अचानक हिमांशु की मौत ने देविका रानी को हिला कर रख दिया, लेकिन उन्हें स्टूडियो को भी संभालना था। बॉम्बे टॉकीज की कमान अब इंडियन सिनेमा की पहली खातून देविका रानी को दी गई थी। उस दौर के हिंदुस्तान में एक औरत के लिए फिल्म स्टूडियो चलाना एक जुर्रतमंदाना आगाज था, लेकिन हिमांशु रॉय के बाद स्टूडियो में 2 धड़े बन गए और इक्तदार की कशमकश शुरू हो गई। देविका ने अपनी पूरी कुव्वत से इसका मुकाबला किया और बसंत और किस्मत जैसी बड़ी हिट फिल्में दी। देविका के दौर में ही बॉम्बे टॉकीज की सबसे बड़ी हिट और हिंदुस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत बनी थी। ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल से ज्यादा चली। इस फिल्म ने बॉलीवुड में कई नए ट्रेंड्स मुतारिफ किए। पहली बार किसी हिंदी फिल्म में लीड रोल पर अशोक कुमार को चोर और एंटी हीरो के तौर पर दिखाया गया था। इसी साल देविका रानी ने अपनी आखिरी फिल्म हमारी बात में काम किया। उस वक्त राज कपूर एक उभरते हुए अदाकार थे, लिहाजा अदाकार राज कपूर ने भी इसमें एक छोटा सा किरदार अदा किया। बॉम्बे टॉकीज ने न सिर्फ बॉलीवुड को अशोक कुमार दिया, बल्कि स्टूडियो की सरबराह के तौर पर देविका रानी ने भी हिंदी सिनेमा को दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे बेमिसाल स्टार्स दिए। लेकिन दूसरी जानिब बॉम्बे टॉकीज के मसाइल की बात करें तो वो अभी तक बढ़ रहे थे। अशोक कुमार ने ज्ञान मुखर्जी और शशेंद्र मुखर्जी के साथ मिलकर कई मामलात पर देविका रानी के खिलाफ बगावत की और फिर उन्होंने देखते ही देखते बॉम्बे टॉकीज छोड़कर फिल्मिस्तान के नाम से एक नया स्टूडियो शुरू किया। देविका उनकी पॉलिटिक्स पर काबू नहीं पा सकी। 1945 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में अपने हिस्से फरोख्त कर दिए और रूसी पेंटर सोवितो स्लावोरोविच से शादी कर ली और इस तरह वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हमेशा के लिए बेंगलोर चली गईं।